नमस्कार मित्रों, लोक रंग कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो है। लोक रंग कार्यक्रम में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन साथ में जो सांस्कृतिक टूरिज्म जिसको हम कह सकते हैं उसका काम भी कर रही हैं। ऐपण के क्षेत्र में एक बहुत अहम काम कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिया बोरा। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रिया, आप टूरिज्म सेक्टर से हैं, लेकिन आपका ऐपण में भी बहुत रुचि है। तो कहाँ से ये रुचि पैदा हुई? ऐपण बनाने कब शुरू किए? क्या ड्राइंग पेंटिंग का क्या बचपन से शौक था? मैं चाहती हूँ कि कुछ बुनियादी चीजें आप बताएं। जी मैम, जो ये सिलसिला था ऐपण की तरफ जाने का, पहले तो ऐसा नहीं था। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो मम्मी लोग त्योहार में बनाते थे ऐपण वगैरह, मंदिर में बनाते थे। और जब हमसे भी बोलते थे कि आओ तुम भी बनाओ, ये डिजाइन उधर डाल दो, इधर डाल दो। धीरे धीरे 6th या फिर 7th क्लास से हमने थोड़ा बहुत बनाना शुरू करा था, मतलब मैंने बनाना शुरू करा था। उसके बाद बगल से भी हमारे पड़ोसी बुलाते थे, अरे हमारी भी देलियां लिख दो, हमारी भी मंदिर लिख दो। तो वहां से लेके ये रुचि थी कि हाँ, जब भी त्योहार आएंगे, नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएंगी, तो हम ऐपण बनाएंगे। एक एक देली सब लोग पकड़ लेते थे और उस देलियों में हम लोग काम करते थे। बाकी बीच में फिर इससे थोड़ा हाथ छूट गया था। पेंटिंग में वैसे भी करती हूँ, स्केचिंग वगैरह करती हूँ, और मतलब जो एक मॉडर्न आर्ट्स होती हैं वो करती हूँ। बाकी अभी मैंने सोचा कि क्यों ना उत्तराखंड की तरफ पे ध्यान दिया जाए, इसकी लोक कला पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे बिछड़ रही है हमसे। जितने भी हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, पलायन जितना हो गया है पहाड़ों से यहाँ तक का, विदेशों में जो हमारे पहाड़ी हैं या फिर बड़े बड़े देशों में, शहरों में जो पहाड़ी हैं, वो सब भूल चुके हैं ये चीज। और आज के टाइम पे वो चाहते हैं कि हम अपनी पहाड़ की निशानी एक तौर पे अपने साथ ले जा सकें। तो उसी पे हम काम करते हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जैसे कि नेम प्लेट्स हो गया और मैग्नेट्स हो गया, बाकी डेकोर के लिए वॉल पेंटिंग हो गई। तो हम इसको चाहते हैं कि वो लोग खरीदें और इसको अपनी एक निशानी के तौर पर अपने पास रखें। तो क्या किया इस फील्ड में, किस किस तरह से काम कर रही हो? जी मैम, मुझे तो अभी 1 साल ही हुआ है जब से मैंने औरों को भी देखा था, क्योंकि जो यहाँ पे बोला जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की एक ऐपण गर्ल है मीनाक्षी खाती, रामनगर क्षेत्र से है, तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। वो इवन उत्तराखंड टूरिज्म ऑफिशियल, जो ये हमारे उत्तराखंड टूरिज्म गवर्नमेंट है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके अपनी वर्कशॉप्स लेती हैं और एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं औरतों को, जो लोकल औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको सिखा रही हैं, जगह जगह वर्कशॉप ले रही हैं। तो मैंने वही एक आइडिया उठाया था कि हाँ, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक लड़की लगी हुई है। तो मैंने भी ये काम करना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे पहले तो एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना रिसाइकिल्ड चीजों पे इसको ज्यादा फोकस करा जाए, नए चीजों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि जो हमारे पास प्लास्टिक वगैरह है, इतना कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, उसको हम फिर से पेंट करके उसमें नई नई आकृतियां बना के, नई नई चीजें उसमें बना के, डिजाइन करके उसको डिस्प्ले के लिए लगा सकते हैं। और वो काफी अच्छा चला था। फिर मैंने 1-2 महीने हुए थे मुझे शुरुआत करे हुए, तो मैंने रामगढ़ का एक क्षेत्र है हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही, तो वहां पे तल्ला रामगढ़ पे एक स्कूल है, सनराइज पब्लिक स्कूल, तो वहां पे मैंने वर्कशॉप चलाई थी। तो वहां पे 1 से लेके 8 तक के जितने भी छात्र थे उनको मैंने सिखाई थी ये आर्ट, और उनको एक रिसाइकल्ड पेपर पे ही बनवाई गई, जैसे कार्डबोर्ड हो गया या टिन हो गया, कनस्तर हो गए, जो हमारे उन पे बनाई गई। जो वहां के शिक्षक थे उन्होंने भी खूब भागीदारी दिखाई और बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। और मतलब हम कहते हैं ना कि यहाँ शहर के बच्चे थोड़ा भूलते जा रहे हैं, मोबाइल में ज्यादा खो गए हैं, कहीं मतलब थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे थे, मतलब उन्होंने काफी अच्छी प्रदर्शन किया था इस आर्ट का और काफी बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिले थे। तो उससे ये थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मैंने खुद के लिए भी काम किया कि खुद भी समझा कि इसकी क्या हिस्ट्री रही थी, कहाँ से ये आया, क्यों ये ब्राह्मण ज्यादा मतलब इसको इम्पोर्टेंस देके, क्योंकि उन्हीं के वहां पे ज्यादा बनाया जाता है। अभी मैं धीरे धीरे मतलब पढ़ ही रही हूँ इसके बारे में भी और जान रही हूँ, और मेरा यही मोटिव रहता है कि जो भी ये मेरी आर्ट ले मुझसे या खरीदे मुझसे, तो ये संभाल के रखे और इसकी जो वास्तविकता है, इसका जो इतिहास है, वो जानने की कोशिश करे। तो प्रिया, आपकी बातों से एक चीज तो ये आपका हौसला इतना बुलंद था कि आपने, जैसे कई लोग कि निराश हो जाते हैं कि अरे फला तो लगी रहा है काम में, वो तो ऐपण पे कर ही रहा है, मैं क्यों करूं अब, मतलब मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन आपने
रिसाइकलिंग चीजों पे काम शुरू किया, आपने वर्कशॉप दी, जितना आपके अपने तय आपसे जितना हो सकता है वो आप एपण को लेकर कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि हर जिले से कोई न कोई लड़की इस फील्ड में आज काम कर रही है। जब कोई चीज विलुप्त होती है तो हम सब लोग उसको जिंदा करने के लिए कहीं न कहीं से लोग उठ खड़े होते हैं, तो उनमें से एक आप भी हैं। तो आपने कहा कि आप इस पे पढ़ भी रही हैं, लगातार जान रही हैं कि एपण क्या है। ये जो मैग्नेट वाला आपने बताया, नेम प्लेट वाला बताया, ये क्या कॉन्सेप्ट, अगर कुछ बताना चाहेंगी? ये एक तरह से कह सकते हैं मैम एपण रिवाइवल। जो हमारे, अगर हम पुराने तरीके से देखें एपण को, तो पुराना तरीका क्या होता था, जो हमारा गेरू होता था, यानी रेड ओकर कहते हैं, या फिर आप रेड ऑक्साइड पाउडर कह लीजिए इसको। गेरू को हम लोग लीपते थे। मंदिर की बेदियां होती थी, जहाँ पुराने घर होते थे जो बेदियां बनाते थे, और अपने घर आंगन तुलसी में पहले गेरू लीपना, फिर उसके ऊपर से चावल का आटा या फिर चावल को पीस के एक रात पहले भिगो दिया जाता था, फिर दूसरे दिन पीस के उसको एपण दिए जाते थे। तो ये उस टाइम पे जो औरतें करती थी, वो अपनी यही परंपरा अपनी बेटी में भी पास करती थी, यही परंपरा अपनी बहुओं में भी पास करती थी। जो आज का कॉन्सेप्ट है कि आज थोड़ा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास इतने स्टिकर्स अवेलेबल हैं एपण के, प्लास्टिक इतना उत्पादन हो रहा है प्लास्टिक का, तो वो लगाने से अच्छा मैंने यही सोचा था कि एक ही जरिया भी हो जाएगा कि और भी लड़कियां जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है अगर आर्ट में, तो वो कम से कम देखेंगी और उसको शेयर करेंगी, उसको औरों को भी दिखाएंगी, तो वो भी समझेंगे कि हाँ, ये हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तो इसको समझने की और भी चीजें हैं। बाकी जो मैग्नेट्स और नेम प्लेट्स का काम है, जैसे लोग चाहते हैं कि उनके साथ उनका एक पहाड़ी एपण, मतलब जो पहाड़ी टच होता है, उनके साथ बने रहे, जो लोग पलायन कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि जो नेम प्लेट है उनके नाम से वो एपण के ही डिजाइन में हो। तो ये कॉन्सेप्ट था एपण नेम प्लेट का। और बाकी जो था मैग्नेट्स का, लोग मैग्नेट्स के निशानी भी रख लेते हैं अपने फ्रिज में लगाने के लिए, उसमें एपण का बॉर्डर देके, बीच में डिजाइन देके, तो वो अपनी संस्कृति की एक झलक देख सकते हैं उन चीजों में। और लगता भी खूबसूरत है, बहुत सुंदर लगता है। सफेद और रेड का जो कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल एकदम अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। बिल्कुल। आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसके जरिए किस किस तरह से आप लोगों तक एपण को पहुंचा रही हैं? जी मैम, जो यूट्यूब का चैनल है वो लोककला नाम से है मेरा, और उसमें मैं डालती रहती हूँ वीडियोस। जो प्रोसेस रहता है पूरा डालने का, वीडियोस वगैरह लगाने का। हालांकि अब तो हम गेरू बिस्वार का बहुत कम यूज करते हैं, सिंथेटिक पेंट्स आ गए हैं। और अभी मैंने कल परसों में ही एक नई वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सोचा इस बार कुछ नया करते हैं, तो उसमें मैंने टेराकोटा का रंग यूज करा है। अच्छा। वो सिंथेटिक पेंट से थोड़ा हल्का है और एक झलक देता है, मॉडर्न झलक ही दे रहा है, भले ही वो गेरू बिस्वार की झलक दे रहा है। तो यूट्यूब के जरिए भी बहुत लोगों तक पहुंच जाती हैं वीडियोस। हालांकि अभी तक इतने सब्सक्राइबर्स हुए नहीं है, बट यह है कि जितनों तक काम पहुंचे वो काम को समझें। मेरा मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक जो भावुकता होती है, एक जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहते हैं ना, अपने पहाड़ से बिछड़ने की, वो भावुक फीलिंग डाल सकूं। अभी फायदे का तो सोच नहीं सकते, लेकिन ये है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये आर्ट पहुंचे, वो समझें, और वैसे ही प्रथा फिर से शुरू हो कि माँ बना रही, ईजा बना रही है, हमारी एक बहन उसमें लगी हुई है वाली देली में, एक तीसरी देली में लगी हुई है, फिर यही पास ऑन हम अपनी डॉटर्स या वो अपनी डॉटर्स पे करते रहें। तो ये प्रथा चलेगी तभी ये आर्ट सर्वाइव कर पाएगी। क्या बात है। चलते चलते, जैसे आप टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर, तो ये क्या कल्चरल टूरिज्म के अंतर्गत आता है, और ये कल्चरल टूरिज्म का दायरा कितना बड़ा हो सकता है, इससे कितना फायदा लिया जा सकता है? जी मैम, ये बिल्कुल कल्चरल टूरिज्म के अंदर आता है। जैसे हमारे टूरिज्म में भी डिफरेंट टाइप्स के टूरिज्म होते हैं, एथनिक टूरिज्म होता है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म होता है, कल्चरल टूरिज्म होता है। तो हम इसको लिंक कर सकते हैं कल्चरल टूरिज्म से, एथनिक टूरिज्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसका इतिहास, तो ये चंद राजवंश के टाइम पे एपण हमारा उत्पन्न हुआ था। और ज्यादातर ये एपण की प्रथा जो है वो शाह लोगों में और ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। हालांकि जो उस टाइम के रूलर्स थे, रजवार, मनराल और फरतियाल, जीना, इन लोगों में इतना प्रचलन नहीं था इस आर्ट का। लेकिन जो हमारे जोशी पंथ, ये ब्राह्मण हो गए और जो शाह लोग हो गए, इनका था। और इनके बनाने के तरीके भी बहुत अलग थे। जैसे बहुत चित्रण होते हैं, भित्ति चित्रण होता है, फिगरेटिव ड्राइंग्स कह लेते हैं हम लोग इसको, जो दीवालों पे बनती हैं। बाकी बेल, वसुधारा, नींबू, हिमाचल, ये सब टाइप्स होते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। इसके भी 2 प्रकार के एपण होते हैं, जो हम देली में लीपते हैं और जो हम मंदिर के पीठ में, जहाँ पे भगवानों का आसन होता है, वहाँ पे लीपते हैं। दोनों अलग अलग कंटेंट अलग अलग होता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम देलियों में हमारे पैर लगते हैं, तो हम उसमें कोई रिलीजियस सिंबल नहीं बना सकते, जैसे स्वास्तिक, ओम, ऐसे नहीं बना सकते। तो उसमें हम लोग बेल, नींबू और जैसे वसुधारा डाल देते हैं, मंदिरों की बेदियों में डालते हैं। तो यही चीज है कि कल्चरल टूरिज्म इसमें इतना बड़ा हिस्सेदार है कि हम लोग अगर और जानना चाहें तो हम
अल्मोड़ा क्षेत्र के कहीं अंदर के गांव ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, वहां जाके पूछ सकते हैं कि इस आर्ट का क्या रेलिवेंस है। क्योंकि सबसे ज्यादा जब चंद राजवंश की जो कैपिटल थी वो पहले चंपावत थी, फिर अल्मोड़ा ही शिफ्ट हो गई थी, तो वहां से बहुत प्रचलन हुआ इस चीज का। तो वहां हम देखें तो वहां आज भी जो औरतें हैं उधर करती हैं, बागेश्वर में जैसे औरतें हैं वो लोग करती हैं, क्योंकि वहां तो अभी भी मिट्टी के घर ही हैं, वहां पे वो गेरू बिस्वार पूरा वैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करके फिर हम उस कला को समझ सकते हैं, ये कैसे उत्पन्न हुई, इसे महिलाएं ही क्यों करती हैं। तो बहुत चीजें निकल के आती हैं सामने में और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। बाकी जो और भी हमारे चित्रकलाएं हैं, जैसे आर्किटेक्चर है, लिखाई है पहाड़ की एक लिखाई जो मुंशियारी क्षेत्र में और अल्मोड़ा क्षेत्र में बहुत ज्यादा जानने को देखती है। तो हम वो लिखाई के बारे में जान सकते हैं। आपने सुना भी होगा डॉक्टर यशोधर मठपाल जी का एक म्यूजियम है भीमताल में। बिल्कुल, हाँ। तो वहां से भी बहुत चीजें, मतलब ये सब इंटरलिंक्ड है, सारे कॉन्सेप्ट मिल चुके हैं यहाँ पे। तो हाँ, ये पार्ट है कल्चरल टूरिज्म का, एथनिक टूरिज्म का। कल्चरल टूरिज्म एक तरह से रीढ़ है टूरिज्म की। बिल्कुल, उसी को आप प्रोडक्ट के तौर पे मतलब पेश करेंगे टूरिस्ट के सामने जी। तो चलते चलते कुछ और अगर बताना चाहें इस फील्ड में, और या कोई मैसेज देना चाहें। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि जितना हो सके इस आर्ट को प्रैक्टिस, क्योंकि आप ये सीमा तो रह नहीं गई कि ब्राह्मण्स और शाह लोग ही बनाएंगे इस आर्ट को। तो ये है कि बहुत चीजें हैं इसके अंदर और हर एक सिंबल्स का एक मीनिंग है। तो इसको प्रैक्टिस करें और अपने मम्मी पापा से पूछें, या दादी दादा, वो तो और अच्छे से बता पाते हैं इन चीजों के बारे में, उनसे पूछें। और उत्तराखंड का जो रूट है वो इसमें ढूंढने की कोशिश करें कहीं ना कहीं, ताकि हमारा जो बेसिक हमारा ये चल रहा है ऐपण को लेके, ये कहीं खो ना जाए आगे जाके। क्योंकि विलुप्त तो होने के डर हर चीज में रहता है, तो इसका भी एक डर बना हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब इसको मन लगा के एक बार अपना कोशिश करें और बनाते रहें। बिल्कुल, और नए प्रतीकों के तौर पर जिंदा रहे, नेम प्लेट के तौर पर जिंदा रहे, मैग्नेट के तौर पर नए नए तरीके हैं, और भी तरीके इजाद किए जा सकते हैं कि जहां इनको हम जीवित रखें। क्रिएटिविटी तो मैम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सरवाइव करना है तो नए नए आइडियाज आने चाहिए, नई नई चीजें लानी चाहिए। तो हाँ, ये एक तरीका है इस आर्ट को जिंदा रखने का। बिल्कुल, और कई बार श्यापा भी नहीं करना चाहिए कि अरे ये खत्म हो गया, नया भी कुछ अच्छा ही आएगा, इस तरह से उम्मीद भी रखनी चाहिए कि कुछ क्रिएटिव करें तो कुछ नए रूप में जिंदा रखें। क्योंकि वैसी जीवन शैली तो अब रही नहीं गांव वाली, अब शहर में आ गए तो नेम प्लेट है तो नेम प्लेट में यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत प्रिया आपने आज बताई लोक कला को लेकर। उम्मीद है कि आप आगे भी कुछ बेहतर करेंगे, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार जारी रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, और प्रिया बोरा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि ऐपण के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। तो दोनों काम साथ साथ इनके चल रहे हैं, काफी मेहनती हैं और कुछ नया आपके साथ लेकर आएंगी अगले एपिसोड में। तो आज अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।